$84.5 बिलियन। ये करंट नेटवर्थ है गौतम शांतिलाल अडानी की, और ये अभी इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन कैसे इतने कम समय में अडानी एक छोटी मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, और कैसे उन्होंने मुंबई के 26/11 अटैक से अपनी जान बचाई, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 1962 को, जब गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद के एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में होता है। उनके पिता शांतिलाल अडानी कपड़े के एक छोटे व्यापारी थे, और उनकी माँ का नाम शांताबेन अडानी था, और उनके परिवार में वो 7 भाई बहन थे। उनकी शुरुआती स्कूली पढ़ाई पूरी अहमदाबाद में ही हुई, लेकिन उसके बाद वो गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम से डिग्री के लिए। लेकिन सेकंड ईयर में वो ड्रॉप आउट कर देते क्योंकि उनका खास इंटरेस्ट उसमें आ नहीं रहा था। अडानी को बिजनेस में तो काफी इंटरेस्ट था, लेकिन अपने फादर के बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए 1978 में वो गुजरात छोड़कर मुंबई चले गए, और वहाँ पर महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड शॉर्टर के रूप में काम करने लगे। 3 साल तक वहाँ काम करने के बाद गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी गुजरात में, और वहाँ पर उन्हें एज ए मैनेजर के तौर पर काम करने का ऑफर दिया। तो ये ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और मुंबई छोड़कर वापस गुजरात चले जाते हैं। ये उनके ग्लोबल बिजनेस की तरफ पहली स्टेप थी, और इस फैक्ट्री में वो लोग प्लास्टिक फिल्म का प्रोडक्शन करते थे और इसे सेल करते थे। लेकिन इस काम में उन्हें हर महीने 20 टन पीवीसी की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन उस समय जो इंडिया की सबसे बड़ी पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो की IPCL थी, वो भी उन्हें केवल 2 ही टन पीवीसी प्रोवाइड कर पा रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने पीवीसी की इम्पोर्टिंग करना शुरू कर दिया, और यही से उन्हें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की दुनिया के बारे में पता चला, और उन्होंने इस चीज को ध्यान से सीखना और समझना शुरू कर दिया। अब उन्होंने इस बिजनेस को और भी ज्यादा सीरियसली करना शुरू कर दिया था। वो बाहर से ज्यादा क्वांटिटी में पीवीसी इंपोर्ट करने लगे और इंडिया में सेल करने लगे, और इसी के साथ उन्होंने IPCL की मोनोपोली को भी ब्रेक कर दिया था। फिर उन्हें GSEC के बारे में पता चला, जो कि गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन है, उनके साथ टाई अप किया। अब वो इसमें ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते थे, वो भी बिना किसी टैरिफ के। वहीं उनके कॉम्पिटिटर्स को बहुत ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा था। यहाँ से उन्हें कैश भी मिल गया था। जहाँ वो 100 मेट्रिक टन इंपोर्ट करते थे, तो सिर्फ 4 सालों में वो 100 मेट्रिक टन से 40,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट करने लगे थे, और उस दौर में उनका बिजनेस बहुत एक्सपेंड हुआ। फिर 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स की फाउंडेशन रखी, और आज इस कंपनी को अडानी एंटरप्राइजेस से जाना जाता है। ये कंपनी एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटीज में बिजनेस किया करती थी। 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस हुई, जो कि गौतम अडानी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रही, और इसी के साथ उन्होंने अपने बिजनेस टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था, जो कि उनका बिजनेस अब बहुत ही बड़ा हो चुका था। 1994 में गुजरात गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट का मैनेजरियल आउटसोर्सिंग अनाउंस किया, और 1995 में ही गौतम अडानी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को भी हासिल कर लिया था। उसी साल उन्होंने अपना पहला जेटी भी सेटअप किया था, जो कि पहले मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर ऑपरेट होते थे, लेकिन ऑपरेशंस अडानी पोर्ट एंड SEZ को ट्रांसफर कर दिए गए, और आज ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी बन चुकी है। मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट सेक्टर है, जो कि ईयरली लगभग 200 मिलियन टन तक का कार्गो हैंडल कर सकता है। यहीं से उन्हें अपने बिजनेस के लिए एक ब्रेक थ्रू भी मिला, जो कि उनके बिजनेस को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर चुका था। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि 1998 में गौतम अडानी का किडनैप हो जाता, और किडनैपर्स बहुत बड़ी रकम की डिमांड कर रहे थे उन्हें छोड़ने के लिए। हालांकि बाद में ये रकम किडनैपर्स को दे दी गई, और गौतम अडानी को किडनैपर्स ने छोड़ भी दिया था। लेकिन ये सिलसिला यहीं रुका नहीं। 26 नवंबर 2008 को आपको इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक 26/11 मुंबई टेरर अटैक तो याद ही होगा। उस समय के दौरान भी गौतम अडानी मुंबई के ताजमहल होटल में डिनर कर रहे थे जब ये अटैक हुआ, और बहुत सारे गनमैन एक साथ आ जाते हैं और पूरे होटल पे कब्जा कर लेते, और अलग अलग जगह भी मुंबई पे अटैक होने लगते हैं। लेकिन उनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अगले सुबह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें और होटल के बहुत सारे दूसरे लोगों को भी रेस्क्यू किया, और उनकी जान बचा ली गई। लेकिन 2018 में यूनियन गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट को जब प्राइवेटाइज करने का प्लान बनाया, तो उस समय गौतम अडानी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अडानी ने ये सभी 6 पोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट जीत लिए होते हैं, तो यहीं पे उन पे एक इल्जाम भी लगाया जाता कि उन्होंने धोखे से या कुछ चीटिंग करके ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को जीते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था, और गौतम अडानी ने एग्रेसिव बिडिंग करके इस सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की जीत की है। इसके बाद के सालों में गौतम अडानी ने काफी मर्जर्स और एक्विजिशन किए, जिसने कि उसके बिजनेस एम्पायर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने एम्पायर को सीमेंट, एग्री बिजनेस, डेटा टेक और दूसरी इंडस्ट्रीज के कंपनीज से भी एक्सपेंड किया। ये एक्सपेंशन सबसे ज्यादा 2020 के दौर में देखा गया था, और 2020 से लेकर 2022 तक अडानी ने बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया, और उनकी नेटवर्थ $10 मिलियन से लेकर $125 मिलियन तक पहुंच गई थी। अभी 2022 में गौतम अडानी ने NDTV में मेजोरिटी स्टेक्स भी खरीद लिए थे, जो कि इंडिया की बहुत ज्यादा देखी जाने वाली न्यूज चैनल थी। गौतम
अडानी की नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ ही रही थी कि वही 2023 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें कि गौतम अडानी की नेटवर्क बहुत तेजी से गिर भी जाती है, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड के सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में कंपनी ने $50 बिलियन तक की अपनी स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन खो दी थी। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम लगाया और रिपोर्ट और उसके टाइमिंग को इंडियन इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी और क्वालिटी और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और एम्बिशंस पर कैलकुलेटेड अटैक कहा। उसके बाद से काफी समय तक हिंडनबर्ग का कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले हिंडनबर्ग ने इसके ऊपर एक नई रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उनका कहना है कि इस पूरे स्कैम में सेबी की चेयरपर्सन भी शामिल थी। लेकिन इस रिपोर्ट से अडानी की नेटवर्क पे कोई खास इफेक्ट पड़ा नहीं, जैसा उनका बिजनेस चल रहा था और तेजी से ग्रो हो ही रहा। इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी इतनी छोटी फैमिली से आकर गौतम अडानी ने अपना एम्पायर इतना बड़ा कर लिया और दुनिया की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी शामिल हो गए। जहाँ पहले केवल अंबानी, टाटा, बिरला का नाम आता था, वहाँ अडानी का भी नाम आता। लेकिन कुछ समय पहले गौतम अडानी वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में भी शामिल हो गए थे। हालांकि बहुत सारी कुछ दिक्कतों की वजह से उनकी पोजीशन थोड़ी कम जरूर हो गई है, लेकिन इंडिया में अभी भी वो सेकंड नंबर की पोजीशंस में है। तो इस तरह से अडानी बिल्कुल रेस्ट टू रिचेस्ट वाली स्टोरीज में शामिल हो गए हैं और उनकी स्टोरी काफी पॉपुलर भी है और बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर भी होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना।